तो गाइस एपिसोड 8 हमने ऑलरेडी देख लिया और हमने देखा कि संग जिनवू और बैरन की लड़ाई हुई और संग जिनवू ने बैरन को मार दिया। अब आगे तो लड़ाई के बाद संग जिनवू के सोल्जर्स माइनिंग करने लग जाते हैं और संग जिनवू को बहुत सारे अलग अलग आइटम्स यहाँ पर मिलने लग जाते हैं, जैसे कि डीमन किंग की अंगूठी, डीमन किंग की बड़ी तलवार, डीमन किंग की छोटी तलवार और डीमन किंग के सींग। और सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो जिनवू को सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत थी, प्योरीफाइड ब्लड ऑफ द डीमन किंग, वो भी मिल जाता है। उसके बाद संग जिनवू डीमन किंग की अंगूठी पहन लेता है, जिसके बाद उसके सारे स्टैट्स में प्लस 15 पॉइंट्स का इजाफा हो जाता है। इसके बाद संग जिनवू निकालता है प्योरीफाइड ब्लड ऑफ डीमन किंग और बाकी दोनों आइटम्स और इसका इस्तेमाल करते हुए वो क्राफ्ट कर देता है होली वाटर ऑफ लाइफ। तो जब वो क्राफ्ट कर रहा होता है उसको एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें उसको बताया जाता है कि जो वो आइटम बनाना चाह रहा है वो क्राफ्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या कितना अमाउंट ऑफ क्राफ्ट हो पाएगा। वो सारा डिपेंड करता है कि उसके इंटेलिजेंस में कितने पॉइंट्स हैं। ये पढ़ने के बाद संग जिनवू को लगता है कि अबे यार मेरे को तो और पॉइंट्स डाल लेने चाहिए थे अपने इंटेलिजेंस में, मेरे को पता नहीं था। लेकिन और 10 सेकंड बाद आइटम क्राफ्ट हो जाता है और उसको 6 बॉटल्स मिलती है होली वाटर ऑफ लाइफ की और वो बहुत खुश हो जाता है इस चीज़ से। उसके बाद उसे पता चलता है कि जो स्प्रिंग वाटर था वो तो पूरा इस्तेमाल हो गया है, लेकिन जो डीमन किंग का ब्लड था और जो वर्ल्ड ट्री का जो फ्रेगमेंट था वो अभी भी बचा हुआ है काफ़ी सारा। इसके बाद होली वाटर ऑफ लाइफ उसे मिल जाता है। अब ये होली वाटर ऑफ लाइफ जो है एक तरह से मिस्टीरियस पोशन है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पावरफुल मैजिक है और वो किसी भी बीमारी को पूरा ठीक कर देता है, लेकिन जिसको भी बीमारी है उसको पोशन पूरा पीना पड़ेगा। संग जिनवू को इंतज़ार नहीं हो पा रहा है कि इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए अपनी माता जी के ऊपर। उसके बाद संग जिनवू बोलता है अराइज और बैरन का जो ड्रैगन था उसको जिंदा कर देता है। ये देख के ईसिल काफ़ी हैरान हो जाती है। संग जिनवू ड्रैगन का नाम याद करने की कोशिश करता है बट उसे याद नहीं आता है, तो उसका नाम काइजल रख देता है। नाम सुन के ड्रैगन बहुत खुश हो जाता है और ईसिल भी काफ़ी खुश है अब, क्योंकि उसको ये था कि उनको वापस जाने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर काइजल उनके पास है तो बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। संग जिनवू सोच रहा होता है कि यार वापस जाना है, लेकिन क्या मेरे को वापस जाने के लिए पूरे 100 फ्लोर नीचे उतरना पड़ेगा? ये काफ़ी हैक्टिक सी चीज़ है कि तुम पहले 100 फ्लोर ऊपर चढ़ो फिर नीचे उतरो, और अभी वो इस पोजीशन में जैसे तुमने अभी अभी नया PS5 खरीद लिया और तुम ऑफिस में बैठे हो, तुम्हें बस इंतज़ार नहीं हो रहा है घर पे जाके गेम खेलने का, उससे इंतज़ार नहीं हो रहा है कि वो कब वो पोशन जाके अपनी माता को पिलाए और गहरी नींद से उठा दे। ईसिल संग जिनवू को बोलती है कि वो एक बैंक्वेट रखने वाले हैं उसके लिए, लेकिन संग जिनवू का उस चीज़ पर ध्यान नहीं है। संग जिनवू का ध्यान है उसके रिवॉर्ड्स में। उसको 3 रिवॉर्ड्स मिले हैं, जिसमें से एक है टॉप टियर रून स्टोन। तो जो टॉप टियर रून स्टोन है वो है शेडो एक्सचेंज स्किल का, यानी कि जैसे ही संग जिनवू उसको क्रैक करता है उसको शेडो एक्सचेंज की स्किल मिल जाती है। इस स्किल से क्या होगा कि संग जिनवू अपने किसी भी शेडो सोल्जर जो दुनिया में कहीं पर भी है उससे इंस्टेंटली अपनी प्लेसेस स्विच कर सकता है, यानी कि एक तरह से टेलीपोर्टेशन की स्किल है। इसके बाद संग जिनवू ईसिल को बोलता है कि तुम्हें मेरे बिना ही वापस जाना होगा, और ईसिल एकदम से परेशान हो जाती है कि अरे ये तुम क्या बोल रहे हो, और बैंकेट के बारे में बताने वाली होती है। इससे पहले कि वो अपना सेंटेंस खत्म कर पाती, संग जिनवू अपनी स्किल इस्तेमाल कर लेता है और वहाँ से गायब हो जाता है और पीछे छोड़ जाता है अपना कंफ्यूज सोल्जर, जिसको पता नहीं कि वो वहाँ पे कैसे आ गया। संग जिनवू वापस अपने गांव में आ गया। वापस आते ही उसे नोटिफिकेशन आती है कि अब वो अगले 3 घंटे तक इस स्किल को इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो शेडो एक्सचेंज की जो स्किल है वो लेवल 1 पे है और इसको रिचार्ज होने में 3 घंटे का टाइम लगता है। इसके बाद वो काइजल को बुलाता है और काइजल के ऊपर बैठ के उड़ जाता है। इसी बीच हम जाते हैं हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग में। तो यहाँ पे डिस्कस हो रहा है जेजू आइलैंड की रेड के बारे में। तो उनका प्लान है कि जो सोल्जर एंड्स है उनको क्वीन एंड से कैसे अलग करना है। तो उन्होंने सैटेलाइट के थ्रू सिग्नल्स छोड़े, जिसके बाद काफ़ी सारे सोल्जर एंड्स जो हैं वो टनल से निकल कर अब वापस ऊपर आइलैंड पर आ गए हैं। और सैटेलाइट के इमेजेस के थ्रू हमें पता चला है कि जो एंड्स है पिछले 3 सालों में 3 बार इवॉल्व हो गए हैं। पहले वो नॉर्मल एंड्स की तरह दिखते थे, फिर वो रेड और बड़े हो गए थे साइज में, और अब उनके ऊपर पंख भी आ गए हैं। हर साल वो इवॉल्व होते जा रहे हैं और बहुत ही जल्द वो और भी ज़्यादा इवॉल्व हो सकते हैं। मिस्टर वू इसको बोलते हैं कि वो सिग्नल जैम का इस्तेमाल करने वाले हैं, वही सेम सिग्नल जिसके थ्रू उन्होंने बाकी सारे एंड्स को आइलैंड के ऊपर बुलाया। उसी सिग्नल के इस्तेमाल से वो उनके कम्युनिकेशन करने का जो तरीका है उसको जैम कर देंगे। और अचानक से मिस्टर गो को कुछ फील होता है और मिस्टर वू पूछते हैं कि मिस्टर गो क्या सब ठीक तो है? मिस्टर गो बोलता है कि तुमने अभी कुछ फील किया है, एकदम से कहीं बहुत दूर से एक बहुत पावरफुल माना उनको फील हुई है। और फिर मिस्टर गो मिस्टर वू से पूछते हैं कि तुम्हें संग जिनवू के बारे में कुछ खबर मिली अभी तक, क्योंकि वो संग जिनवू तो अभी तक कैसल की रेड पे था तो उसको कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं कर पा रहा था। बट मिस्टर वो बोलते कि नहीं, अभी भी मैं कांटेक्ट कर पाया हूँ। और दूर कहीं 2 एस रैंक हंटर्स हैं जो अपना नाइट एंजॉय कर रहे होते हैं, ड्रिंक्स वगैरह कर रहे होते हैं। उनमें से एक होता है बेग यूनो, जिस बीस्ट के नाम से तो आपको जानते ही हो। उसको भी वो एक एनर्जी फील होती है कि तुमने अभी अभी फील किया। और दूसरा एस रैंक हंटर जो होता है वो होता है मिन बिंगू, और वो कहता है कि हाँ मेरे को भी वो एनर्जी फील हुई। और मिन बिंगू को लगता है कि जो अभी रिसेंटली जेजू आइलैंड की रेड होने वाली है
उसमें जाने के लिए बैक उन्हो आया है उसको हायर करने की भाई तू भी चल हमारे साथ रेड पे। तो बोलता है कि भाई अगर तू उस चीज़ के लिए आया ना तो सॉरी मैं नहीं आ सकता, क्योंकि मैं अब रिटायर हो रहा हूँ, मैं बहुत हो चुका, मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहता जहाँ पे जान के ऊपर बात आ जाए, मैं नहीं बना उस चीज़ के लिए, मैं बस एक नॉर्मल हिस्ट्री टीचर बनना चाहता हूँ। तो बेक्यूनो बोलता है कि नहीं मैं उस चीज़ के लिए नहीं आया हूँ, क्योंकि हम बहुत टाइम से साथ में हैं और मैं बस तेरे से अपनी गुड बाइज बोलना चाहता था, क्योंकि जेजू आइलैंड बहुत बड़ी रेड है एक तरह से, 3 बार ट्राई किया है, 3 बार फेल हुए हैं, और एक लास्ट टाइम जब गए थे तो इनका एक फ्रेंड था एस रैंक हंटर, वो भी मर गया था। तो जो ये एस रैंक हीलर है मिन ब्योंगू, ये तो ऑलरेडी काफ़ी डरा हुआ है, ये तो इसने पहले ही मना कर दिया कि मैं तो नहीं जाऊंगा। बट ये यूनो से पूछता है कि भाई तुम क्यों जा रहे हो, तेरे को तो पता है कि हमारा दोस्त कैसे मरा था। तो ये बोलता है कि भाई यही तो रीज़न है कि जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं नहीं जाऊंगा ये फिर सिर्फ मेरे तक लिमिटेड नहीं रहेगी बात, ये सबके साथ सबका हाल यही होने वाला अगर मैं नहीं जाऊंगा तो आज ना कल तो जाना ही पड़ेगा। इसके बाद सीन चेंज होता है हॉस्पिटल पे और हम देखते हैं कि संग जिनवू ने हॉस्पिटल में एंट्री मार लिया। संग जिनवू के दिमाग में भी बहुत सारी बातें चल रही है, श्योर नहीं है कि उसको जो होली वाटर ऑफ लाइफ मिला है ये उसकी माँ को क्योर कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो बस वो यही सोच रहा है कि एक मैजिकल आइटम यूज़ करने वाला है, क्या पता इस मैजिक का और उल्टा गलत असर पड़ जाए। वो बॉटल का ढक्कन खोलता है और अपनी माँ को उसमें से होली वाटर ऑफ लाइफ पिला देता है पूरा। इसके बाद संग जिनवू को उसकी माँ की गर्दन पे एक निशान दिखता है, वो निशान उसके बचपन की याद को ताज़ा कर देता है, जब वो अपनी माँ की सिर्फ हेल्प करना चाह रहा था उनको गर्म पानी देने में, लेकिन वो गर्म पानी उनकी गुद्दी में गिरा देता है और उसकी माँ की गुद्दी जल जाती है। बट अपनी परवाह ना करके उसकी माँ जिनवू से पूछती है कि क्या वो ठीक तो है, कहीं उसे चोट तो नहीं लगी है। और जिनवू काफ़ी डरा हुआ था, वो काफ़ी उस चीज़ से काफ़ी सहम जाता है कि उसकी वजह से उसकी माँ को इतना ज़्यादा चोट लग गई है। इसके बाद वो देखता है कि वो निशान गायब हो गया है और उसकी माँ का जो चेहरा है वो भी एकदम से हील हो गया है, लेकिन अभी भी उनकी आंख नहीं खुली है। संग जिनवू अब बस बैठकर इंतज़ार कर रहा होता है कि कब उसकी माँ की आंख खुले, और अचानक उसकी माँ उठ जाती है और पूछती है कि जिनवू क्या वो तुम हो। और वो जब अपनी माँ को देखता है तो तुम खुद सोचो कि कितना इमोशनल सीन हो सकता है ये, कितने टाइम से अपनी माँ की आवाज़ नहीं सुन पाया, कितने टाइम से अपनी माँ को बस हॉस्पिटल के बिस्तर पे लेटे हुए देखता था, मिलता था चला जाता था, बातें बोलता था चला जाता था, लेकिन आज बहुत सालों बाद उसकी माँ ने उसको कुछ बोला है अपने मुंह से, उसकी माँ की आवाज़ सुन पाया बचपन के बाद अब आज वो। तो तुम खुद सोचो कि कैसा रिएक्शन होगा। उसकी माँ पूछती है कि मैं कितने टाइम से यहाँ पर हूँ, तो वो बोलता है कि आप 4 साल से यहाँ पर हैं। बट वो ये भी देखते हैं कि जिनवू को काफ़ी चोटें भी लगी हुई है उसके हाथों पे। उसकी माँ उसको बोलती है कि मैं देख सकती हूँ कि तुमने आज तक काफ़ी कठिनाइयों का सामना किया है। जिसके बाद जिनवू कुछ बस बोल नहीं पाता और फिर वो रोना शुरू कर देता है एक छोटे बच्चे की तरह। अब इसी बीच हॉस्पिटल में एक डॉक्टर को इन्फॉर्म किया जाता है कि एक पेशेंट है वो इटर्नल स्लम्बर से उठ गई है। ये सुन के डॉक्टर काफ़ी हैरान हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है, तो दुनिया का सबसे पहला पेशेंट होगा जो इटर्नल स्लम्बर से उठा है, क्योंकि आज तक तो कोई इस बीमारी से रिकवर कर ही नहीं पाया है। जूनियर डॉक्टर होता है वो बोलता है कि जो पेशेंट के जो गार्डियंस हैं वो पेशेंट को वापस ले जाने के लिए आए हैं और कह रहे हैं कि अब इनको रिलीज़ कर दो, ये पूरी तरह से हेल्दी है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो डॉक्टर बोलता है कि नहीं हम नहीं छोड़ सकते ऐसे पेशेंट को, क्योंकि अभी उस पेशेंट की कंडीशन स्टेबल नहीं होगी। वो 4 सालों से बेड पर थी, 4 सालों से उसके मसल्स का कोई यूज़ नहीं हुआ है, अब वो एकदम से उठेगी, मसल्स वीक हैं तो वो नहीं चल पाएगी। जो जूनियर डॉक्टर होता है बोलता है कि नहीं हमने उसके सारे टेस्ट कर लिए, सारे टेस्ट नॉर्मल आए और वो आराम से चल भी पा रही हैं। तो डॉक्टर बोलता है कि अगर वो पूरी तरीके से ठीक भी है तो भी हम उनको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये मेडिकल कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, ये हमें रिसर्च करनी पड़ेगी इन चीज़ों पे। तो जूनियर डॉक्टर बोलता है कि जो पेशेंट के जो गार्डियन है ना उनके साथ तो सर आपको ही बात करनी पड़ेगी, क्योंकि वो एक आम आदमी नहीं है। अभी आपको संग जिनवू के बारे में पता होगा जो न्यूज़ में आया था रिसेंटली, हमारे साउथ कोरिया का 10वां एस रैंक हंटर है, वो उसका गार्डियन है। तो ये सुनते ही डॉक्टर जो है वो कोने में बैठ जाता है और बोलता है कि एक हेल्दी आदमी का तो कोई काम ही नहीं हॉस्पिटल में, उसको जल्दी से छोड़ दो। इसके बाद सीन चेंज होता है और संग जिनवू की माँ मिलती है उसकी बहन से और काफ़ी टाइम बाद सबका मेल मिलाप हो रहा है, काफ़ी इमोशनल सीन हो जाता है। और संग जिनवू काफ़ी खुश है कि उसकी जितनी भी मेहनत थी अभी तक की वो सारी रंग लाई है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको एक अंदर एक नर्वसनेस सी भी फील हो रही है कि जितना भी उसने प्रोग्रेस करी है उसने एक ऐसा ब्रिज पार कर लिया जिससे वो वापस नहीं जा सकता। उसके बाद संग जिनवू को चेयरमैन गो की कॉल आती है और संग जिनवू थोड़ा हैरान हो जाता है कि डायरेक्ट चेयरमैन गो की कॉल आ रही है। तो पूछता है कि सब ठीक तो है, तो बोलता है कि हाँ सब ठीक है, लेकिन क्या तुमने न्यूज़ देखी। तो बोलता है कि नहीं क्या हुआ, मैं काफ़ी टाइम से अभी गया हुआ था बाहर, तो मेरे पास फ़ोन का एक्सेस नहीं था इसलिए मैं कुछ देख नहीं पाया। तो कहते कि ठीक है तो फिर तुम एक काम करो, मैं तुम्हारे पास आता हूँ, मैं तुम्हें पर्सनली बताना चाहूँगा जो भी बात है। तो बोलता है कि नहीं कोई बात नहीं, मैं आपके पास आ जाता हूँ।
उसके बाद दिखाता है कि संग जिन वो ऑलरेडी एसोसिएशन की बिल्डिंग में पहुंच गया और मिस्टर गो उसको बताता है कि हम जेजू आइलैंड की रेड पर जाने वाले हैं बहुत ही जल्दी, और वो बोलता है कि इस चीज़ में हमें तुम्हारी मदद चाहिए होगी। अचानक से उसको एक बहुत पावरफुल माना फील होता है और मिस्टर गो पूछते हैं कि सब ठीक तो है, तो बोलता है कि नहीं, मेरे को अभी कुछ ऐसा फील हुआ कि बहुत दूर कोई लड़ रहा है। तो मिस्टर गो इम्प्रेस हो जाते हैं संग जिनवू के सेंसेस से, बोलते हैं कि तुम्हारे सेंसेस तो काफ़ी शार्प है क्योंकि वो तो बहुत दूरी पर हैं जो लड़ रहे हैं। एस रैंक हंटर्स अभी वार्म अप कर रहे हैं जिम में। जेजू आइलैंड की जो रेड है वो 4 दिन में होने वाली है, तो उससे पहले वो सब प्रिपेयर कर रहे हैं। उसके बाद मिस्टर को पूछते हैं कि क्या तुम जिम में चल के देखना चाहोगे। तो जिम में वो पहुंचते हैं और देखते हैं कि हाई-क्यू-नो जो है वो एक आदमी के साथ प्रैक्टिस कर रहा है जिसने जूडो की यूनिफॉर्म पहनी हुई है, और वो बड़े ही आराम से हाई-क्यू-नो को नॉक डाउन कर देता है। नॉकडाउन होने के बाद पेक्यूनो वापस खड़ा होता है और उनका सेशन फिर से कंटिन्यू हो जाता है और काफ़ी यहाँ पे धमाकेदार फाइट चल रही है दोनों के बीच में। मिस्टर को संग जिनवू को बोलता है कि जो माना वेव तुमने फील करी वो ज़रूर इन लोगों से आई होगी। तो संग जिनवू को बोलता है कि लगता है मिस्टर बेक को तो थोड़ा मुश्किल हो रही है। चॉय जोंगिन वहाँ पर पहुँच जाता है और बोलता है कि तुम गलत समझ रहे हो, पेक्यूनो जो है वो अभी अपनी पूरी पावर इस्तेमाल नहीं कर रहे। अगर वो अपनी पूरी पावर इस्तेमाल करेंगे तो एक बीस्ट फॉर्म में आ जाएंगे, जिसके बाद मा डोंग वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जो जूडो यूनिफॉर्म में जो बंदा होता है वो होता है मा डोंग वू, और वो फेम गिल्ड का मास्टर होता है। तो संग जिनवू कंफ्यूज हो जाता है, पूछता है कि मिस्टर बेक पूरी पावर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, मतलब क्या वो और ज़्यादा ताकतवर बन सकते हैं। तो चॉय जोंगिन बोलता है कि हाँ, क्योंकि अभी ऑडियंस देख रही है उसको और वो थोड़ा इन चीज़ों के मामले में थोड़ा शर्मीला है, तो वो अपनी पूरी पावर इस्तेमाल नहीं करते, वरना वो एक मॉन्स्टर में बदल जाते हैं। और उसके बाद चॉय जोंगिन संग जिनवू को वहाँ पर खड़े जापान के एस रैंक हंटर्स के बारे में बताता है, जिसमें से ये लोग हैं इजावा इपे, इशिदा मारी, तानाका केंजो, होशिनो मिनोरू, कुमामोटो आत्सुशी, तावाता कानेई, फुजिशिमा तात्सुमी, केई, शिमिजू अकारी, और जापान का सबसे पावरफुल एस रैंक हंटर गोटो ryuji